पहली रात को ही अनुराग ने मुझे अपने बारे में सब बताया कि कैसे वह आपके घर में रहने आए। साफ साफ कह दिया कि घर के किसी सदस्य को शिकायत का मौका नहीं देना है, विशेषकर बाबा का। उन्होंने मुझसे कहा कि वह किसी और लड़की से प्रेम करते हैं और जीवन भर उसे नहीं भूल सकते। मुझे पत्नी के सभी अधिकार मिलेंगे, लेकिन उनके प्रेम पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। इन सब बातों के साथ ही चेतावनी भी की घर में किसी से जिक्र नहीं करना है। विवाह को 2 साल होने को आए थे। माँ रोज़ पूछती थी कि कोई खुशखबरी कब देने वाली हो। इस बीच बड़े भैया का ब्याह भी हुआ और भाभी ने अनुष्का को जन्म दिया। मैं किसी से क्या कहती कि इन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया है, तो बच्चा क्या हवा में पैदा करूं। चेहरे पर इतनी गंभीरता रहती थी कि कभी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। मेरी सोई किस्मत तो तब जागी जब एक दिन ये दफ्तर से घर आए तो बड़ी माँ मुझे समझा रही थी। 2 साल हो गए देविका, अब अनुराग को बांधना है तो बच्चा बना ले। सर्वगुण संपन्न है मेरी बहू, बस गोद हरी हो जाए तो देवी माँ को नारियल चुन्नी चढ़ाऊँ, कढ़ाई भी कर दूँ देसी घी की। इनको अंदर आते देख मैं बुरी तरह से हिल गई थी और मेरी आंखें भर आई। दौड़कर अपने कमरे में आकर पलंग पर औंधी गिर कर रोने लगी। उस दिन पहली बार मुझे इनका स्पर्श मिला। मेरी पीठ सहलाते हुए कहने लगे, देविका तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमसे ऐसे सवाल जवाब किए जाते हैं। अब मैं घबरा उठी थी कि कहीं ये बाबा या माँ से कुछ न कह दे। झटपट उठी और इनसे मिन्नतें करने लगी कि माँ से कुछ न कहना। सभी के अरमान होते हैं कि पोते पोती के साथ खेलने के, उनका कोई कसूर नहीं है। पहली बार उन्होंने मुझे मुस्कुरा कर देखा। उस दिन मुझे लगा कि शायद अब मेरे दिन बदलने वाले हैं और बदले भी। उस रात मेरे अरमानों की डोली फिर से सजी। ये मेरे पास आए। इनकी छुअन की हिचकिचाहट मुझसे छुपी न रह सकी, लेकिन मैं चुप रही। पहली बार पति सुख को आत्मसात किया मैंने, लेकिन एक अधूरेपन के साथ, कारण कि अंत में इनके मुंह से एक आह निकली और साथ में उस लड़की का नाम भी जिससे इन्होंने टूटकर प्रेम किया, जिसका आधा अधूरा परिचय मेरे साथ था लेकिन नाम नहीं था। ममता खुद को रोक पाने में असमर्थ साबित हुई और तड़प कर पूछ उठी, कौन थी वह लड़की देविका? अगर अनुराग उससे इतना ही प्यार करते थे तो बाबा को खुलकर क्यों नहीं बताया? बाबा अनुराग के साथ इतना बड़ा अन्याय कभी नहीं करते और न ही 2 जिंदगियों को दांव पर लगाते। देविका की आह निकल गई। बोली, उस लड़की को ही कहाँ पता था कि अनुराग उसे इतनी गहराई से प्रेम करते हैं। वह तो अपनी नादानियों में ही उलझी हुई खुश रहती थी। ममता के मन में अनंत आकांक्षाएं जन्म लेने लगी थी। उसने देविका के दोनों कंधे पकड़कर हिला डाले। देविका नाम जानना है मुझे। देविका सुन सकोगी आप? ममता तड़प रही हूँ जानने के लिए। देविका रहने दीजिए, ऐसा ना हो तूफान आ जाए और आप संभाल न पाए। ममता, देविका, मनोहर जी को खोने के बाद ऐसा कोई तूफान नहीं जो मुझे हिला सके। वक्त ने बेहक मजबूर बना दिया है मुझे। देविका,
तो सुनिए फिर। देविका ने एक गहरी सांस ली और कहना आरंभ किया। जिस लड़की को अनुराग ने टूटकर चाहा, जिसे एक नज़र में देखते ही अपना सब कुछ भूल बैठे थे, जो आज भी उनके मन प्राण पर कब्जा किए बैठी है, वह आप हैं। हाँ, उनकी मुन्नी ही है। आज भी अगर वह मौत से लड़ रहे हैं तो इसीलिए कि कुछ अधूरी बातों को पूरा करना चाहते हैं। आपके सामने प्रायश्चित करना चाहते हैं कि एकाएक आपके दूर जाने के उनके फैसले ने आपको जितने घाव दिए, शायद कुछ मलहम लगा सके। आपसे माफ़ी मांगे बिना तो उनको मुक्ति भी स्वीकार नहीं। देविका एक ही सांस में सब कुछ कह गई और उसने गर्दन झुका ली। देविका के चुप होते ही कमरे में खामोशी व्याप्त हो गई। ममता की तरफ से कोई प्रत्युत्तर न आता देख देविका ने नज़रें उठाकर देखा। ममता तो जैसे प्राण प्राप्त हो चुकी थी। आंखें एक जगह ठहर गई थी, चेहरा निर्विकार था और मुंह अध खुला रह गया था। ममता को ऐसे देखकर देविका घबरा गई। उसने तुरंत ममता के दोनों बाजू पकड़कर हिलाया और धीरे से पलंग पर लेटा दिया। दौड़कर रसोई से पानी लाई और ममता के मुंह पर छींटे मारने लगी। हल्के हल्के से गाल थपथपाकर ममता जिज्जी, अरे उठिए ना। लेकिन ममता की ओर से न कोई हलचल, न ही कोई जवाब। चेहरा भाव शून्य और निर्विकार। 10 मिनट से ज़्यादा हो गए थे ममता की चेतना को लुप्त हुए और अभी भी होश में आने का नाम नहीं ले रही थी। देविका के चेहरे पर गहन अफसोस के भाव लगातार परिक्रमा कर रहे थे। खुद से ही बड़बड़ाने लगी थी, मुझे भी ना क्या ज़रूरत पड़ी थी मुन्नी जिज्जी के सामने सारी बातें खोलने की। अब क्या हाल हो गया इनका। यही वजह रही होगी शायद जिसकी वजह से सभी ने इनसे उनके विषय में कितनी बातें छुपा कर रखी थी। देविका अपने किए पर अफसोस करते करते फिर से मुन्नी को होश में लाने का जतन करने लगी। मुन्नी जिज्जी उठिए, आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मुझे इस अनजाने अपराध का भारी न बनाएं। खुद को रोक नहीं पाई। आपके सामने जिन बातों को हमेशा कलेजे में दबा कर रखा, वह आपके सहानुभूति के चंद शब्दों और अपनेपन के निश्चल स्पर्श से फौरन बाहर आ गई। जिज्जी उठो ना। देविका की आंखें नम हो गई और धीरे धीरे उनमें से आंसू गिरने लगे। ममता तो जैसे जड़ हो चुकी थी, सुन सब रही थी, लेकिन कुछ कहने की शक्ति जैसे विलुप्त हो चुकी थी। चाह रही थी कि चीखें बहुत ज़ोर से, लेकिन गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। देविका अब रोने लगी थी। रोते हुए एक आखिरी कोशिश उसने की और कहा, आप होश में आइए जिज्जी। मैं उनको क्या जवाब दूंगी कि आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। उठिए, अब नहीं सहन कर पाऊंगी। जा रही हूँ उन्हें ही बुलाने। देविका ने रोते रोते कहा। अनुराग को बुलाने जा रही है देविका। जेहन में ये शब्द सुनते ही ममता ने अपनी सारी शक्ति अर्जित करके हाथ को हिलाया और देविका का हाथ पकड़ लिया। देविका ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसने पुरजोर कोशिश की आँखों से समझाने की, लेकिन पुतलियों ने साथ नहीं दिया और टस से मस न हुई। बड़े जतन के बाद भी जब ममता असफल हुई तो
उसने देविका का हाथ हौले से दबाया। देविका इतना समझ गई कि ममता होश में आने की कोशिशों में लगी है और नहीं चाहती कि वहाँ किसी को भी बुलाया जाए। मन में शांति की हल्की सी लहर उठी कि चलो कुछ तो हलचल हुई, इससे रक्षण प्राप्त। ममता को बहुत गहरा सदमा पहुंचा था देविका की बातों से। उसके मन में तो अनुराग के प्रति ऐसे भाव कभी नहीं आए। फिर अनुराग ने ऐसा कैसे किया? खुद से निरंतर जंग करती जा रही थी कि किसी तरह शरीर की बिखरी जान सिमट जाए तो कुछ और गांठें खुले। अंततः ममता खुद को होश में लाने में सफल रही। धीरे धीरे भाव शून्य चेहरे पर गहन पीड़ा के भाव उभरने लगे। आंखें पुतलियों में हलचल हुई और नमी आने लगी। देविका ने तुरंत उसके पैर के तारुफ पर जल्दी जल्दी हथेली रगड़ना शुरू कर दी। हिम्मती तो शुरू से ही थी ममता, अतः एवं खुद को संभालने में कामयाब हुई। धीरे धीरे उठकर बैठने लगी तो देविका ने कहा, आप अभी लेटी रहिए, मैं यही हूँ आपके पास। मुझे माफ़ कर दो मुन्नी जीजी, मुझे सब कुछ आपसे नहीं कहना चाहिए था। कहते कहते देविका की आंखें फिर से बरस पड़ी। यही सब कहते कहते उसने 2 तकिए और उठाकर ममता की कमर के नीचे लगाकर ममता को अधलेटा सा कर दिया। खुद वही ममता का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर बेड पर ही बैठ गई। ममता अब तक काफ़ी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। देविका के हाथ को उठाकर उसने अपने सीने पर रख दिया। झुकी नज़रें उठने को तैयार नहीं थी। झुकी नज़रों और घुटी घुटी आवाज़ से ममता ने कहा, देविका तुम्हारी अपराधी हूँ मैं। कहते कहते ममता की आंखों में आंसू ढलक पड़े। नहीं जिज्जी, ऐसा न कहिए। मैं आप सभी जितनी पढ़ी लिखी हो नहीं हूँ, लेकिन मन की भाषा अच्छे से समझती हूँ। आपका कोई दोष नहीं है इन सब में। ममता, नहीं दोषी तो हूँ मैं, अनजाने में ही सही, लेकिन तुम दोनों के बीच सदैव एक दीवार की भांति खड़ी रही। ममता मन के भावों को मन में दबाना चाहती थी, लेकिन कम पड़ी देविका की भी तो मन में भावों को पढ़ने में मास्टरनी थी। ममता के मन की उछल पुथल को बखूबी पढ़ पा रही थी। अपनी जगह से उठी और ममता के सीने से लग गई। कुछ पल ऐसे ही रही, फिर उठते वक्त ममता का माथा चूम लिया। ममता की पलकें और ज़्यादा झुक गई और आँखों की कोरों से आंसू बहने लगे। देविका ने आंसू पोंछे और बोली, जिज्जी जो कह रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। आप खुद को अपराधी न मानिए, आपका कोई दोष नहीं। आप हैं ही इतनी प्यारी कि कोई अजनबी भी प्यार कर बैठे। फिर अनुराग तो बरसों आपके साथ रहे हैं। जिस दिन उन्होंने आपके घर में कदम रखा और आप पर पहली नज़र पड़ी, तभी से आपके प्रति प्रेम के अंकुर इनमें फूटे, जो दिनों दिन बढ़ते गए और आज तलक एक गहरे बरगद की तरह घना वृक्ष बनकर खड़े हैं। आपकी हर शरारत उस वृक्ष में एक नई डाल उगा देती थी। यह उन पलों को जीते चले गए। वही दूसरी ओर आपने इनको अपना पति समझा, जो जबरदस्ती आपके घर का सदस्य बना। इतनी ही नहीं, आपके लाड दुलार के एक क्षण समाज में सेंध भी लगाने लगा। बाबा आपके सबसे करीबी थे, लेकिन धीरे धीरे अनुराग उनके सबसे करीबी बनते जा रहे थे। आप में
जलन के भाव बढ़ते जा रहे थे और हर पल आप इनसे बदला लेने की सोचती रहती। माफ़ करना जिज्जी, बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ। यही तो आपका भी प्रेम ही था कि हर वक्त सोच में अनुराग छाए रहते थे। ममता ने बीच में बात काटनी चाही, लेकिन देविका ने उसे वहीं शांत कर दिया। पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर बाद में जो भी कहेंगी मैं सब सुनूंगी। आप सजा भी देंगी तो हंसकर स्वीकार है, कहकर देविका ने फिर आगे बात बढ़ाई। आप इनको सताती गई और यह उसमें भी खुश पाते गए। प्रेम तो आपने भी किया, लेकिन उसे समझ नहीं पाई। कहते हैं न कि मादा की दोस्ती जी का यही कहावत आपने सार्थक कर दी। अनुराग टूटकर चाहते रहे, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। एक बात और, आपने अनुराग को दा का संबोधन दिया, जो उपज था बाबा जी की डांट का, नहीं तो आप इन्हें इज्जत से पुकारती थी नहीं। यही संबोधन था जिसका मान रखने के लिए उन्होंने अपने सीने पर पत्थर रखा। अच्छा एक बात बताइए जिज्जी, देविका ने ममता की तरफ देखकर पूछा। ममता ने सिर्फ आंखों से इशारा किया कि पूछो। अभी तक ममता की जुबान उसका साथ देने में असमर्थ थी। देविका, विदाई के वक्त आपकी आंखें रोना भूलकर इनको ढूंढ रही थी। ममता ने हाँ में गर्दन हिलाई। ये प्रेम नहीं तो और क्या था जिज्जी। जब आप पखेरे के लिए वापस आई, तब घर में घुसते ही इनके नाम की गुहार लगाई। भले ही आप लड़ने के लिए पुकार रही थी। ममता ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई। ये प्रेम नहीं तो और क्या है जिज्जी। ये जो आपकी आदतों में शुमार हुई, वही तो आपका प्रेम था। हर बात के लिए अनुराग पर आश्रित रहना क्यों जिज्जी। जिसे आपने अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझा, उसे हर पल सबसे ज़्यादा अपने करीब रखा। आप बहुत नादा थी, हृदय के भाव बहुत पवित्र थे, तभी तो अनुराग के प्रेम को समझ नहीं पाई। अगर ज़रा भी समझ जाती तो मुझे यकीन है आप इन्हें अपने साथ अपने आसपास भी न भटकने देती। लेकिन आपको बता दूं, ये भी प्रेम का ही रूप है। ममता बस सुनती जा रही थी जो भी देविका कह रही थी। उसके अंतस में बहुत गहरे तक वह बातें घर करती जा रही थी। आज उसे एहसास होने लगा था कि अनुराग की सबसे बड़ी गुनहगार तो वह है। देविका ने फिर अपनी बात आरंभ की। आपके ब्याह के बाद आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्होंने आपसे दूरी बना ली, वह भी आपसे बिना कुछ कहे। फिर देविका ने वही सब बातें कही जो अनुराग ने बाबा से कही थी। इन सभी के परिणाम स्वरूप आपने भी कसम खा ली कि कभी अनुराग का नाम भी जुबान पर नहीं लाऊंगी। नाम आपकी जुबान पर नहीं आया, लेकिन आँखें की तलाश खत्म नहीं हुई। क्या यह प्रेम नहीं? जब भी आप यहाँ किसी भी समारोह में सम्मिलित होने आती, यह पल पल छुप छुप कर आपको देखते रहते, लेकिन आपके सामने नहीं आते थे। अपने परिवार से आपका परिचय तक नहीं करवाया, कहीं आप परिवार के जरिए उन तक पहुँच न जाए। यही वजह थी कि मैं भी आपको देखती तो रही और मिलने को तरसती रही, लेकिन कभी आपसे बात नहीं कर पाई। ममता के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, जितना आपको देखा, आपको जाना, आपको समझा। जिज्जी, आपकी इज्जत मेरी नज़रों में बढ़ती गई। झूठ नहीं कहूँगी, जब अनुराग के मुंह से
उस वक्त आपका नाम सुना, जिस वक्त एक पत्नी पति का पूर्व संपर्क चाहती है तो आप पर बहुत क्रोध आया और इन पर भी। फिर जब धीरे धीरे इनसे सब पता चला तो क्रोध की जगह श्रद्धा ने ले ली। इनका प्यार तो पूजा से भी ऊपर उठ गया। बाबा के मान के खातिर इन्होंने खुद को खुद में समेट लिया। कहते कहते देविका ने गर्दन झुका ली। 2 पल रुककर देविका ने फिर कहना शुरू किया, आपको देखकर आपके सरल स्वभाव को जाना। आपने इनसे प्रेम किया, लेकिन उसी प्रेम से अनजान है। आपसे मिलकर ही माना। सोच भी नहीं सकती थी कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो मुंबई जैसे शहर में रहती हो वह इतनी भोली कैसे हो सकती है। लेकिन सत्य तो यही निकला। आपका मनोहर जी के प्रति प्रेम और समर्पण देखकर मुझे बेहद संतुष्टि मिली। अब इन सभी में किस्मत को ही दोष दे सकते हैं। अब तक ममता खुद को काफ़ी हद तक संभाल चुकी थी। ममता ने धीरे धीरे सहमति में गर्दन हिलाते हुए पूछा, घर में कितने लोगों को ये बात पता है कि अनुराग मुझसे प्रेम करते हैं? देविका ने जवाब दिया, सिर्फ बाबा को और मुझे। बाकी सभी को यही बताया गया कि ममता की आपसे नज़दीकी शायद मनोहर जी को रास न आए, अतः आपसे दूरी का फैसला लिया अनुराग ने। ममता के चेहरे पर संतुष्टि के हल्के फुल्के भाव नजर आए। ममता, मेरा एक कहा मानोगी? देविका, आप हुक्म कीजिए। ममता, अभी अनुराग से न कहना कि मुझे सब पता चल गया है। देविका, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? ममता, उनके मुंह से निकलवाना चाहती, यही सब, बस और कुछ नहीं। जिस प्रेम को जिया उन्होंने वह उन्हीं के शब्दों में उन्हीं की जुबान से बाहर आए तो उनके लिए ही बेहतर होगा। देविका, आप ठीक कहती हैं। ममता धीरे धीरे बिस्तर से उठी और देविका के पैर छू लिए। देविका अचानक से हुई इस हरकत से चिहुक उठी। अरे आप ये क्या कर रही हैं? अपराध तो मुझसे हुआ है देवी, अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने प्रेम के जिस स्वरूप को जिया वह तो पूजनीय है। मुझ अभागिन को देखो जिए, जिसे छप्पर फाड़ कर प्रेम मिला लेकिन समझ ही नहीं पाई। मनोहर जी से प्रेम मिला लेकिन बीच रास्ते में छोड़ दिए। एक आप हैं, पति के हृदय में कोई और बस्ती है, वह आपके सामने है और आप उससे भी प्रेम करती हैं। इस प्रेम को मैं क्या नाम दूँ? मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दीजिए देवी। आज दिन में अनुराग से बातें करने के लिए शक्ति अर्जित करनी है। समझ सकती हूँ जिज्जी, कहकर देविका बिना कोई पल गवाए कमरे का दरवाज़ा उछाल कर बाहर निकल गई। ममता ने एक नज़र कमरे में चारों तरफ दौड़ाई। उसे लगा चारों तरफ कितनी परछाइयाँ हैं जो उस पर हंस रही हैं। किसी को प्रेम मिलता नहीं और जिसे मिलता है वह समझता नहीं। ममता सोच के गर्त में गहराई तक डूबती जा रही थी। सोचते सोचते कब उसकी आँख लगी उसे ही पता नहीं चला। 2 रातों से रुकी नींद, उस पर इस नए धमाके से उठे धुएं को सहन कर पाना शायद उसके सरल हृदय पर भारी पड़ रहा था। ममता जो सोई तो उसे उठाने में भाभी को पसीने बहाने पड़ गए। लाजमी भी था। रुकी हुई नींद, अनुष्का के विवाह की थकान, ऊपर से अनुराग के जीवन से जुड़ी बातें सुनकर जो मानसिक
ताप से घिरकर सोई तो उठ नहीं पा रही थी। आंखें मलते हुए धीरे धीरे उठ बैठी। नींदी अवस्था में जम्हाइयाँ लेते लेते 5 मिनट लगे उसे वर्तमान में आने में। ढंग से आंखें खुली तो सामने भाभी हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ी थी। उनके बगल में देविका भी मंद मंद मुस्कुराती हुई खड़ी थी। ममता की नज़र देविका के चेहरे पर ठहर गई। सोने से पहले देविका संग हुई समस्त वार्तालाप के संवाद और दृश्य मस्तिष्क पटल पर जीवंत हो गए। अपलक उसे देखती जा रही कि भाभी ने टोका, क्या देख रही हो जिज्जी? ममता ने देविका को देखते हुए ही जवाब दिया, कितना शांत चेहरा है देविका का, देखो ना भाभी। मंद मंद मुस्कुराती हुई साक्षात देवी स्वरूपा ही लग रही है। देविका के गाल शर्म से गुलाबी हो गए और उसने मुस्कुराते हुए शर्मा कर गर्दन झुका ली। भाभी सही कह रही हो आप, देविका रूप गुण और स्वभाव सभी में देवी स्वरूपा ही है। जिज्जी ये लो पानी, जल्दी से कुल्ली कर कर बाहर आ जाइए, सभी का खाना हो चुका, बस हम महिलाएं ही बची हैं। अब आप आए तो हम सब भी खाना खाएं। कमरे में आते हुए सुनीता भाभी कह उठी, ममता जी भाभी आप चलिए मैं आती हूँ। भाभी तो कमरे से बाहर चली गई, लेकिन देविका वहीं खड़ी रह गई। ममता ने उसकी तरफ देखा तो ममता ने आँखों ही आँखों में सवाल किया, क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? देविका ने भी सहमति में गर्दन हिलाकर ही जवाब दिया, ममता अरे तो बोलो देवी, सोच क्या रही हो? देविका अनुराग 2 बार मुझसे पूछ चुके हैं आप उठ गई या नहीं। 2 चक्कर आपके कमरे से लगा चुके हैं जिज्जी। वह आपसे बात करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। ममता देवी क्या बजा है अभी? देविका जी 3:30 हो चुके हैं। ममता इतनी देर सोती रही मैं? देविका आप शारीरिक थकान के कारण नहीं, मस्तिष्क पर पड़े आघात से अचेतन अस्वस्थता में थी। हल्की हंसी को अपनी बात में मिश्रित करते हुए देविका ने बात पूरी की, इसे सोना नहीं कहते जिज्जी, बहुत सयानी हो तुम देवी, कौन कहेगा तुम महज 12वीं पास हो। कहते कहते ममता ने देविका की पीठ पर प्यार से थपकी दी और पहली बार फिर से आरंभ की, तुम तो रूप और गुणों का शानदार संगम हो देवी। ज्ञान और ज्ञान का शिक्षा से कोई संबंध नहीं, इस बात का जीवंत उदाहरण हो। जरूरी नहीं शिक्षित हो, ज्ञानी हो, कम शिक्षित भी ज्ञान का अतुलनीय भंडार हो सकता है। नमन तुम्हें देवी। कहते कहते ममता ने हाथ जोड़ लिया। देविका ने तुरंत ममता के जोड़े हुए हाथ अलग किए और कह उठी, जिज्जी इंसान हूँ वहीं बनी रहने दीजिए, देवी नहीं देविका कहकर बुलाइए। साथ ही इतनी तारीफ भी न, ऐसा न हो कहीं कि मुझमें गुरूर आ जाए, सहन नहीं कर पाऊंगी मैं। आपसे प्रेम और आशीर्वाद की चाह है, बस यूं अजनबी न बनाइए मुझे। ममता ने तुरंत देविका को खींचकर गले से लगा लिया और उसके कानों में बुदबुदाई, जिसने भी ये कहा कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वही अगर आज तुम्हें देखे तो अपने कहे पर लज्जित हो जाए। तुम्हें तो भूलकर भी कोई भूल नहीं पाए देविका, मिली भी तो ऐसे वक्त पर हो कि तुम्हें अनचाहा आशीर्वाद दूं तो पहले माता रानी से जी भर कर जंग कर लूँ। ममता ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुम चलो बाहर
सभी के साथ बैठो, मैं आती हूँ, बस 2 मिनट में ही। जी कहते ही देविका कमरे से बाहर जाने लगी। ममता कमरे के बगल में बने स्नान घर में पहुंची। हाथ मुंह धोकर जब शीशे में चेहरा देखा तो खुद को देखकर ही चौंक गई। आंखें रोने की वजह से सूजी हुई दिख रही थी। चेहरे की कांति गायब थी। इससे पहले कि विचारों की उलझन में उलझती उसे देविका की बातें याद आई। अनुराग उससे बात करने को ललायित घूम रहे थे। मुंह पोंछते ही तुरंत बाहर आई तो दोनों भाभी काकी और देविका खाने के लिए उसी के इंतजार में बैठी थी। खाना खाते वक्त एक शांत सी चुप्पी वहाँ छाई हुई थी। ममता ने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और सबसे पहले उठ गई। उसकी नज़रें देविका पर जाकर ठहर गई। ममता, देविका, अनुराग कहाँ है? मुझे बात करनी है। देविका, जीजी, बड़े भैया का जो कमरा था वह अब हमारा है, आप वहीं चले जाइए। ममता, बड़ी भाभी, आप कौन से कमरे में चले गए? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। ममता के सवाल का जवाब काकी ने दिया। मुन्नी, जब अनुराग को तुम्हारा कमरा दिया तो तुमने हल्ला मचा दिया था। बाबा ने फिर तुम्हारे कमरे में अपना सामान रखवाया। अपना कमरा बड़े भाई को और अनुराग को बड़े भाई का कमरा दे दिया था। अब बड़े भैया और जीजी नहीं रहे तो तुम्हारा कमरा खाली रहता है। ममता गर्दन को हिलाती हुई जाने लगी। अचानक मुड़कर देविका से कहा, देविका, खाना खाकर वहीं आ जाना तुम भी। देविका ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ ऐसे गर्दन हिलाई कि किसी को सहमति तो किसी को असहमति नजर आई। ममता के कदम तेजी से बड़े भैया के कमरे की तरफ उठने लगे। उद्वेलित मन की आशंकित भावनाओं के साथ घटती बढ़ती धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश के साथ बढ़ती जा रही थी। जैसे ही कमरे के सामने पहुंची, एक पल को ठिठक गई। धौंकनी सी चलती सांसों को व्यवस्थित करने की गुरजोर कोशिश जारी थी। अब वह पहले वाली बात नहीं थी। अनुराग के मन की बातों को जान चुकी तो एक झिझक महसूस कर रही थी। उसने जैसे ही दरवाजे की तरफ खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाया, अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाओ मुन्नी। तुम्हें दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत कब से पड़ने लगी? अनुराग की आवाज़ उसके कानों से टकराई। जी, आ रही हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? अनुराग की मैं आई हूँ। दरवाज़ा भी ना खटखटाने दिया। ममता के गले से घुटी घुटी सी आवाज़ निकली। अनुराग ने हल्की हंसी को आवाज़ में घोलकर जवाब दिया, तुम्हारे चलने से हवाएं रुक जाती है मुन्नी। मैं उन बदली हवाओं को पहचानता हूँ, बस और क्या। कदमों की तेज़ी लगभग खत्म हो चुकी थी। एक एक पैर का वजन जैसे एक एक मन 40 किलो का हो गया था। कदम लड़खड़ाने भी लगे थे। किसी तरह धीरे धीरे लगभग घिसटी सी चाल से कमरे में पहुंची। सामने अनुराग अपने बिस्तर से उठने लगे थे कि ममता ने हाथ के इशारे से रोक दिया। ममता, तुम लेटे रहो, मैं यहीं कुर्सी पर बैठ रही हूँ। अनुराग, अरे नहीं नहीं, मैं भी बैठता हूँ ना। अब तक ममता काफ़ी संभल चुकी। उसने एकदम से आंखें तरेरी और गुर्राई। कहा ना लेटे रहिए। अरे, अनुराग ने वापस लेटते हुए कहा। अरे
बाबा रे, लगता है बचपन की शेरनी वापस जग गई है, और हंस दिए। ममता की नजरें सहसा झुक गई थी, साहस नहीं जुटा पा रही थी। अनुराग से नजरें मिलाने का उसे याद था कि देविका को मना किया था कि जाहिर न होने पाए कि उसे अनुराग की नमा स्थिति का पता चल चुका है और अब वह खुद को नियंत्रित नहीं करेगी तो अनुराग को स्थिति से अवगत होते समय नहीं लगेगा। कुछ कहने को हुई तो लगा कि आवाज़ गले में फंस रही है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि ऐसे तो अनुराग सब पकड़ जाएंगे। ये ख्याल आते ही फटाक से नजरें उठाई और गर्दन झुकाकर कमरे का मुआयना करने लगी। कमरा बेहद नफासत में सजा हुआ था। स्टडी टेबल की बगल में एक अलमारी पूरी किताबें की भरी हुई थी। बेड के सिरहाने एक पारिवारिक चित्र दीवार पर लगा था, जिसमें अनुराग देविका संग दोनों बच्चे प्रसन्नचित्त मुद्दे में दिखे। चित्र को देखते ही उसमें खो सी गई। वह छोटी हूबहू अनुराग की जीरोक्स काफ़ी तो बेटे में देविका की झलक उसे नजर आई। मुंह से अचानक ही निकल गया कि वाह, कितना प्यारा परिवार है। ईश्वर हर बुरी नज़र से रक्षा करे। पारिवारिक चित्र वाली दीवार के ठीक सामने वाली दीवार पर टंगी एक तस्वीर ने ममता को अपनी और खींच लिया। ममता उस तस्वीर पर अटक गई। बड़ी ही अनोखी तस्वीर थी। ममता ने आज तक ऐसी तस्वीर नहीं देखी थी। ममता, अनुराग, ये तस्वीर कहाँ से लाए तुम? अनुराग, कहीं से नहीं, देविका ने बनाई है। ममता, देविका ने बहुत खूबसूरत लेकिन थोड़ी अलग हटकर है। अनुराग, अलग हटकर है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना जानता हूँ कि देविका पेंटिंग में दक्ष है। ममता, मैंने आज तक कृष्ण के साथ राधा और मीरा एक ही तस्वीर में नहीं देखी है। अनुराग, ये पेंटिंग हमारे ब्याह के बस कुछ दिन बाद की ही है। ममता, लेकिन ऐसा क्या सोचा जो देविका ने यह पेंटिंग बनाई? अनुराग, वह दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि अनुराग के स्वर में झिझक का पुर था। पहली रात जब मेरी देविका से कुछ बात हुई तो उसी पर यह पेंटिंग बनी थी। ममता, क्या मुझे बताओगे ऐसी क्या बात हुई जो देविका ने ऐसी पेंटिंग की कल्पना की जिसमें कृष्ण के साथ राधा और मीरा? तुम्हें कुछ विचित्र नहीं लगा? अनुराग, अनुराग नहीं, यह तो पेंटिंग बनाने वाला जाने। अनुराग ने अनभिज्ञता से कंधे उचका दिए। ममता को बात आरंभ करने का इस पेंटिंग से बढ़िया माध्यम और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अभी तक आराम से लेटकर बात कर रहे अनुराग का ध्यान अब इस बात पर गया कि ममता उसे अनुदा कहकर नहीं पुकार रही थी, साथ ही आपसे तुम के संबोधन पर आ गई थी। अनुराग उठकर बैठ गए। मुन्नी, सुन तो। ममता पलटी। हाँ, कहिए अनुराग। अनुराग, तुम्हारी देविका से कोई बात हुई क्या? ममता, हाँ हुई ना। घर की बच्चों की बहुत प्यारी, सुलझी, समझदार और शांत स्वभाव की है देविका, लेकिन इसमें तुम क्यों इतने परेशान हुए जा रहे हो? अनुराग का दिल धड़क उठा। अनुराग, क्या मेरे बारे में भी कोई बात हुई? ममता, हाँ हुई ना। तुम्हारी तबीयत कब से खराब हुई और बचपन के जो हमारे झगड़े वगैरह होते थे। कहते कहते ममता की हंसी खनक उठी। अनुराग की बेचैनी और बढ़ गई। तुरंत सवाल कर उठे। मुन्नी, तुम मेरा नाम लेकर क्यों पुकार रही हो? अनुराग दा क्यों नहीं कह रही हो? ममता, तो क्या यह कोई गुनाह है? अनुराग,
आपसे तुम पर आ गई हो ममता, तो क्या ये भी कोई जुर्म है? अनुराग, आज तुम्हारे बात करने का तरीका बदल गया है ममता, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? अनुराग, एक दिन में इतना बदलाव, कोई तो वजह होगी ममता। एक दिन नहीं अनुराग, 32 साल, पूरे 32 साल बाद मिल रहे हैं हम। छोटा वक्त नहीं है ये, बहुत कुछ बदल जाता है। इतने वक्त में इतने साल मुंबई जैसे शहर में रह रही हूँ। बदलाव तो प्रकृति का नियम है, मैंने तो सिर्फ संबोधन ही बदला है। अब मैं 7 साल की बच्ची मुन्नी नहीं, न ही 21 साल की ममता, जो हर बात के लिए आपको पुकारती थी। 2 बहुओं की सास हूँ, एक पोती भी है मेरी। हमारी उम्र में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, महज 3 साल का ही तो अंतर है। जब मैं मनोहर जी को नाम से पुकार सकती हूँ तो तुम्हें क्यों नहीं? अनुराग उलझ गया था कि ममता को क्या हो गया है। तभी ममता आगे बढ़ी और अनुराग का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। अनुराग बुरी तरह से सिहर गए और सांसें उथल पुथल होने लगी। अनुराग, आज औपचारिकताओं की दीवार मैंने बीच में से हटा दी है। मुझे लगता है अब ज़रूरी है मेरा यह कदम। हम नाती पोते वाले हो गए हैं तो कम से कम नाम लेकर तो पुकार ही सकते हैं। तुम्हारी आंखों में मुझे जो दिखाई दिया तो एहसास हुआ कि कुछ बातें ऐसी होती है जिनमें संबोधन बाधक बन जाते हैं। अतः एवं मैंने सीधा तुम्हारा नाम लिया। उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगा। अनुराग, नहीं, मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन चौंकना स्वाभाविक है मेरा ममता। अब यह सब छोड़ो और मुझे बताओ कि देविका ने यह पेंटिंग तुम्हारी किस बात पर बनाई? अनुराग अब उलझन में दिखे कि बात कहाँ से आरंभ करे, बस यही भूमिका बनाने में जुट गए। अनुराग ने एक पल सोचने के लिए और फिर दूसरे पल में गहरी सांस लेकर ममता की तरफ देखा। ममता भावहीन चेहरा लिए बिना पलक झपके अनुराग को ही देख रही थी। अनुराग बस झेप कर रह गए। अंततः बिना किसी लाग लपेट के सीधे बात कहने में ही भलाई दिखी। अनुराग, ममता, मैं एक लड़की से प्यार करता था। देविका को पहली रात ही बता दिया था मैंने। झूठ की बुनियाद पर रिश्ता शुरू नहीं करना चाहता था और ना ही देविका को धोखे में रखना चाहता था। लेकिन उस लड़की को भूलना मेरे लिए आसान है न, तो साथ ही यह भी कह दिया कि उसे नहीं भूल सकता। तभी देविका ने यह पेंटिंग बनाई थी। ममता, अच्छा सुनो, तुम किसी से प्रेम में थे और देविका व्याहता थी तुम्हारी। फिर उसने राधा के साथ रुक्मणी की जगह मीरा को क्यों लिया पेंटिंग में? अनुराग थोड़े असहज से दिखने लगे। मुन्नी को बताई या नहीं? एक पल को सोचा कि अब कहना ही है तो सब कुछ कहूँगा, कुछ नहीं छिपाऊंगा। अनुराग, देख, मुन्नी, देविका से कहा था मैंने कि मेरे प्रेम के इतर सभी हक तुम्हें मिलेंगे। शायद यही कारण रहा होगा कि उसने खुद को रुक्मणी नहीं अपितु मीरा की जगह रखा और एक आश्वस्त को देवता बनाकर पूछती रही। बाकी तो भाई मुझे लगता है कि एक कलाकार के मन की दूजा कलाकार ही समझे। ममता, अनुराग, मुझे विस्तार से सभी बातें बताइए ना, मुझे बस बातें जाननी है, अगर आपको बुरा ना लगे तो। ममता अनुराग के हाथ को हल्के से सहलाकर बोली, तुम्हें किसी ज़्यादा
पढ़ी लिखी और बड़े घराने की लड़की का रिश्ता आसानी से मिल सकता था, फिर बाबा ने देविका को क्यों चुना? बाबा मेरे जिद्दी स्वभाव से वाकिफ थे और बखूबी जानते थे कि कोई असीम सहन शक्ति वाली लड़की ही मुझे निभा सकती है। फिर अनुराग ने ममता का नाम छिपाकर लगभग काफ़ी बातें कह डाली। अंत में देविका के स्वभाव की तारीफें करते हुए कहने लगे, धरा के समाज धीरज है देविका। मैं 2 साल तक हमारे बीच न कोई संवाद थे और न ही संबंध, लेकिन देविका ने किसी से कभी कोई जिक्र नहीं किया। यह तो हमारे घर का माहौल बहुत सुलझा हुआ था, जो सभी प्यार से कहते थे। नहीं तो पड़ोसियों ने तो इसे बांझ तक कहना शुरू कर दिया था। मुझे खुद पर बहुत गलानी महसूस हुई कि देविका पर कितना बड़ा अत्याचार किया है मैंने। तब जाकर हमारी गृहस्थी की गाड़ी आगे बढ़ी। इतना सब होने पर भी मैंने कभी देविका के चेहरे पर शिकन तक नहीं देखी। ममता, अनुराग, यह तो मानने वाली बात है कि देविका का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। 2 साल तक तुमसे कोई संवाद न संबंध, लेकिन पल पल का साथ। उफ! तभी उसने राधा के साथ रुक्मणी की अपेक्षा मीरा को चित्रित किया। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि उसने क्यों सहन किया यह सब। अनुराग, सही सवाल तुम्हारा। लेखिका समझदार है, सुलझी हुई है, साथ ही गृह कार्य में धत्त होने के साथ साथ सधी हुई चित्रकार भी है। मगर देविका मायके से गरीब परिवार से है। देविका के बाबा हमारे ही खेतों में मजदूरी का काम करते थे। देविका के गुणों की तारीफ बाबा अक्सर उनसे सुनते थे। बस जाकर मुझसे नालायक बेटे के लिए मांग लिया उसका हाथ। फिर देविका को ब्याह के बाद मैंने बताया कि मैं कैसे इस घर का बड़ा बेटा बना। सख्ती से ताकीद की थी कि किसी सदस्य को कोई शिकायत न होने पाए मुझसे। शायद और कोई रास्ता भी तो नहीं था न देविका के पास। 2 साल किस तरह पल पल जलकर गुजारे होंगे, इसमें मुझे अंदर तक जला देती यही बातें। ये जो पेंटिंग इसने सालों से इसी दीवार पर है ना, यही मुझे मेरे देविका के प्रति किए अन्याय को लगातार याद दिलाती है। देविका ने कितनी बार कहा कि कोई दूसरी पेंटिंग बनाकर टांग देती हूँ, लेकिन मैं नहीं माना। मेरी भरपूर कोशिश यही रही कि जिस बेवकूफ़ी में 2 साल इसे संपाद दिया, आगे कभी नहीं। मेरे किए की सज़ा देविका क्यों? ममता, बात तो तुम्हारी सही है। एक बात बताओ, तुमने बाबा को बताया क्यों नहीं उस लड़की के बारे में? ममता ने फिर से बात कुरेदी। अनुराग, हिम्मत ही नहीं हुई। ममता, लेकिन 3 जिंदगी बर्बाद करने की हिम्मत कर बैठे। अनुराग, उस लड़की को नहीं पता था कि मैं चाहता हूँ उससे। एक तरफा प्रेम था मेरा। ममता, नाम बताओ। अनुराग को साफ सूंघ गया। ममता से हाथ छुड़ाया और लंबी सांस लेकर करवट बदल ली। ममता भी कम ना थी। अपनी कुर्सी उठाई और दूसरी तरफ अनुराग के सामने जाकर बैठ गई। कब तक मुंह छुपाओगे मुझसे? अब के जो मेरे हत्थे चढ़े हो, सारी बातें जाने बिना न छोड़ने वाली। ममता ने हंसकर कहा, अनुराग तुम जाओ अभी, मुझे नींद आ रही है, शाम को बात करेंगे। ममता, ना मैं ना जाने वाली। अनुराग, जिद्दी लड़की। ममता, तुमसे तो कम ही। अनुराग समझ गए थे कि आज आसानी से पीछा नहीं
छूटने वाला। उन्होंने विषय बदलने का प्रयास करते हुए ममता से कहा, ए मुन्नी सुन, मुझे याद है 10 साल पहले मनोहर जी बड़ौदा गए थे किसी काम के सिलसिले में। ममता, हाँ बहुत अच्छे से याद है, कितने भयानक दिन थे वह। ममता उन दिनों को याद करके सिहर उठी थी। अनुराग, हम समझ सकता हूँ अच्छे से। बड़ौदा पहुँचते ही मनोहर जी को हार्ट अटैक आ गया था। ममता जैसे सोते से जागी। तुम्हें कैसे पता? अनुराग हंस दिए। पगली, भले ही तुम्हारी नज़रों से दूर हो गया था, लेकिन पल पल की खबर रखता था मैं। ममता, लेकिन ये बड़ौदा वाली घटना और बहुत अजीब बात हुई थी वहाँ मेरे साथ। अनुराग, जानता हूँ मुन्नी, वह मुनीर भाई याद हैं तुम्हें? ममता, जीते जी कभी नहीं भूल सकती उनको, किसी फरिश्ते से कम नहीं वह मेरे लिए। कितने बुरे वक्त और परदेश में मेरे काम आए थे, वह कभी नहीं भूल सकती। हमेशा मेरी प्रार्थनाओं में उनके लिए जगह रहती है। पता है अनुराग, जब इनको दिल का दौरा पड़ा तो इनके आसपास कोई नहीं था। उस भले मानुस ने इनको अस्पताल पहुंचाया, मुझे फ़ोन करके इत्तला दी। इतना ही नहीं, जब मैं बड़ौदा पहुंचकर अस्पताल पहुंची तब तक इनके पास से एक पल को दूर नहीं गए। 3 दिन और 3 रात मुनीर भाई वहीं इनके कमरे के बाहर एक बेंच पर बैठे रहे। डॉक्टर जो भी दवाई लाने को कहते, पर्चा मेरे हाथ से छीनकर खुद लेकर आते थे। मुंह से एक शब्द नहीं निकालते थे। बार बार पूछा मैंने कि आप कौन हो? बोले, मनोहर जी से बेहद करीबी वैसायिक ताल्लुक है। हैरान हूँ कि आप मुझे नहीं पहचानती। मैं खामोश रह जाती थी और कहती थी, क्या मैंने तो कभी किसी मुनीर भाई का नाम इनकी जुबान से नहीं सुना था। लगातार बोलते बोलते ममता बेचैन हो उठी। फिर से वही बातें याद आने लगी कि कितने कठिन दौर से गुजरी थी। तभी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी और तुरंत ही अनुराग से पूछने लगी, लेकिन तुम मुनीर भाई को कैसे जानते हो? अनुराग, क्योंकि उन्हें मैंने ही भेजा था। अब यह मत पूछना कि कैसे भेजा। ममता, क्यों ना पूछो, बताना तो पड़ेगा ही। अनुराग, याद करो मुन्नी की, मेरे दोस्त दीपक की बहन मीनू अक्सर तुम्हें फ़ोन किया करती थी। ममता, हाँ अब भी कभी कभार करती है। अनुराग, जब मनोहर जी बड़ौदा गए उस दिन भी उसका फ़ोन आया था। ममता, हम आया था। अनुराग, तुमने बताया था कि जल्दी में हो, मनोहर जी के सामान की पैकिंग में व्यस्त हो और अगले दिन बात करने को कहा। ममता, हाँ कहा तो था। अनुराग, मीनू ने अगले दिन फिर फ़ोन किया और तुम हड़बड़ी में थी बड़ौदा जाने की। तुमने उसे बताया कि मनोहर जी को दिल का दौरा पड़ा है। ममता, हाँ मुझे याद है। अनुराग, अब पहेलियाँ न बुझाओ, मेरी सांसें रुक जाएगी। अनुराग ने हाथ के इशारे से उसे तसल्ली दी और कहना आरंभ किया। पहले दिन जब मनोहर जी के बड़ौदा जाने की बात मुझे पता चली, तभी मैंने मुनीर को फ़ोन करके उसका ख्याल रखने को कह दिया था। ये उन दिनों की बात है जब गोधरा कांड के कारण गुजरात में भारी तनाव था। न जाने क्यों मुझे भी कुछ अनहोनी की आशंका हुई और देखो मेरी आशंका सच साबित हुई। मुनीर का छोटा भाई हमारे ही डिपार्टमेंट में नौकरी करता था। गुजरात में जब
आगजनी वगैरह आरंभ हुई थी तो उसे फ़ोन पर मुनीर से बात करते अक्सर देखता था। उस वक्त किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता था। एयरपोर्ट से ही मुनीर को मनोहर जी के पीछे लगा दिया था। ताकीद थी कि उसका बाल भी बांका न होने पाए। ममता की आंखें विस्तर से बड़ी होती जा रही थी कि किस तरह और कैसे कैसे अनुराग उसके साथ न होते हुए भी अशरत हमसफर की तरह साथ थे। पलक तक झपकना भूल गई थी ममता कि जब हाँ हूँ हम की आवाज़ नहीं आई तो अनुराग ने नज़रें उठाकर देखा तो फिर से अपलक खुद को देखते हुए पाया। ममता का मुंह खुला था। अनुराग ने फटाक से उसकी ठुड्डी पर हाथ मारकर मुंह बंद कर दिया और बोला, शुक्र मना मच्छर मक्खी नहीं है हमारे घर में, नहीं तो अभी तक न जाने कितने तुम्हारे मुंह में घुसे बैठे होते। अनुराग की बातों में हास्य का फुट था। ममता थोड़ी वर्तमान में लौटी और अनुराग से नजरें बचने की जद में इधर उधर नजरें घुमाने लगी। कुछ पलकों कमरे में खामोशी छा गई। इस बार ममता नजरें चुरा रही थी और अब अनुराग अपलक उसे निहार रहे थे। अनुराग से नजरें मिलते ही ममता झेप सी गई और नजरें झुका ली। कमरे में बस दोनों की सांसें की ताल की ताता थैया गूंज रही थी। एक सहज सुकून भरी शांति चारों तरफ वह कमरे की औरा बेहद सकारात्मकता लिए हुए थी। शायद देविका के सब्र, निष्ठा, विश्वास और पूजा पाठ का असर था। ममता अनुराग के मन की बात उसकी जुबान से सुनने की जुगल सोच रही थी और अनुराग अचानक से ममता के व्यवहार में आए बदलाव के विषय में सोचते जा रहे थे। ममता अपने दिल पर बोझ ले रही थी तो अनुराग के दिमाग में विस्फोट भरा हुआ था। उस पर भी दोनों को ही न वक्त की परवाह थी और न ही किसी और बात की। अब तो बस इंतजार था तो दबी भावनाओं के लावे को ज्वालामुखी के तब्दील होने का। आखिर में ममता ने ही खामोशी को भंग करने की ठानी और अपनी झुकी नजरें उठाई। अनुराग, जानते हो बड़ौदा से वापस आने के बाद मनोहर जी 15 दिन बिस्तर पर रहे। तब तो मैंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन जिस दिन ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए तो मुनीर भाई के विषय में पूछा कि आपने कभी जिक्र नहीं किया। जानते हो मनोहर जी ने साफ मना कर दिया कि वह किसी मुनीर भाई को न जानते। मैंने उन्हें सारा किस्सा विस्तार से सुनाया, लेकिन उनका जवाब वही था। मैं भी विचलित थी कि आखिर कौन थे और हमारी इतनी मदद क्यों की। उन्होंने जो पैसे खर्च किए मेरे लाख कहने के बावजूद वह नहीं लिए। ममता के चेहरे पर गहन आश्चर्य के भाव व्यक्त थे। अनुराग उस वक्त जिस तरह से दंगे भड़के हुए थे तो सहज ही किसी पर विश्वास नहीं कर सकता था।